हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपने जो आपकी जो लास्ट वाला चैप्टर था उसमें था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो आपने कर ली होगी अच्छे से। और वो तो फर्स्ट टर्म में थी, वैसे भी आपने अच्छे से ही की होगी, है ना। और अभी आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। अभी पहले तो इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या हुआ कि ये चैप्टर किस चीज़ पे बेस्ड है, वो चीज़ का पता होना हमें ज़रूरी होना चाहिए। तो जैसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री की थी, अब उसकी एप्लीकेशंस करनी है। एप्लीकेशंस मतलब कि हमारी डेली लाइफ में इसका कैसे यूज़ होता है, कैसे ये हम डेली लाइफ में अपने में लाते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है इसका, वो इस चैप्टर में आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। वैसे आपको जो लास्ट वाला चैप्टर था उसमें आपने किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। अगर किसी को नहीं पता है फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या थी जो आपने किया था ना, साइन 0, साइन 30, साइन 45, इस एंगल्स की वैल्यू की थी। वो सारी की सारी क्या थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी। पहले हम थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि आपको इस चैप्टर में ये बहुत यूज़ आने वाली हैं, ठीक है। तो इसको तो नहीं छोड़ना, ये तो आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है। तो हम क्या करते थे वहाँ पे, साइन थीटा, कौन कौन सी रेशियो होती थी, कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, एंड देन कॉसिकन थीटा, एंड देन सिकन थीटा। ओके, ये वाली 6 जो थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी। अभी इसकी हम वैल्यूज़ भी लर्न की थी हमने, एंगल कौन कौन पे, 0 to 90 तक की, है ना। तो 0 एंगल पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे एंड 90 पे। अभी इन वाली जो रेशियोज़ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको हमने क्या किया था, हमने एक जैसे साइन 0 की वैल्यू लर्न कर ली थी, साइन 30 की, मतलब साइन की सारी 0 से लेके 90 एंगल तक अगर हम वैल्यूज़ लर्न कर लें तो बाकी सारी की सारी खुद ब खुद बन जाती हैं, ज़्यादा रट्टाफिकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। तो ये वाली हमें रेशियोज़ पता होनी चाहिए कि इसको और कैसे लिख सकते हैं। अभी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/कॉसिकन थीटा। ओके, ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1/सिकन थीटा, या सेक थीटा, आप जो भी बोलते हो वो लिख सकते हो। उसके बाद टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट थीटा भी लिख सकते हो आप इसे। और क्या लिख सकते हो टैन थीटा को, साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हो। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट कॉसिकन थीटा। कॉसिकन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/साइन थीटा। और सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/कॉस थीटा। ओके, कोई छूट गई क्या अपनी? ओके, कॉट थीटा छूट गया ना। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 1/टैन थीटा। और क्या लिख सकते हो कॉट को, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ओके, तो आपको अगर एक या दो पता होंगी वैल्यूज़ तो आप क्या निकाल सकते हो, सारी की सारी रेशियोज़ की वैल्यू आप पता कर सकते हो। तो हमें दो याद कर लेंगे हम, साइन थीटा और कॉस थीटा की। साइन थीटा 0 एंगल पे क्या होता है, हमेशा 0 होता है। और साइन थीटा 30 पे क्या होता है, 1/2, 1/√2, 45 पे। ये आपने की हुई है, मैं बस जस्ट रिवीजन के लिए बता रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में आपको काम में आएंगी। ओके, तो कोई भी पार्ट स्किप मत करना क्योंकि ये आगे की आगे फिर लिंक होता जाएगा ना, तो ही समझ में आएगा पूरा चैप्टर। और उसके बाद देखो, साइन थीटा साइन 60 पे क्या होता है, √3/2। और साइन थीटा एंगल 90 पे क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और कॉस थीटा के लिए हम क्या करते थे, सारी की सारी साइन थीटा वाली रिवर्स करके यहाँ पे लिख देते थे। कॉस थीटा एंगल 0 पे क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे 30 क्या होगा, √3/2।
45 दोनों साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी 0। अभी आप बना सकते हो ना, सारी के सारी में कहीं कॉस साइन सभी में आ ही रहा है, तो आप सभी की वैल्यू निकाल सकते हो। ऑल क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हम इस चैप्टर का शुरू कर रहे हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंस। इसमें मेनली आपको क्या होगा, हाइट और डिस्टेंस ही निकालने हैं बेसिकली आपको इस वाले चैप्टर में। कहीं पे आपको डिस्टेंस ये वाला बता देंगे, आपको इस टावर की लेंथ निकालनी होगी, हाइट निकालनी होगी, कभी ये और ये दे देंगे, आपको ये पूरे का पूरा ये वाला निकालना होगा। तो ऐसे करके जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना, वैसे ही होगा। तो ये वाला इसको नाम दिया हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपको आएंगे। अभी इस चैप्टर की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको रेशियोज़ के बारे में तो पता चल गया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये तीनों टर्म तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो लाइन ऑफ साइट क्या होता है। मान लो मेरे पास यहाँ पे बेस पे मान लो मैं खड़ी हूँ, जब कोई भी खड़ा है, ठीक है, ड्राइंग बना रही हूँ थोड़ी सी मैं, ये इसकी आंखें हैं, ओके, दिख रही होंगी ना, ओके। तो मान लो ये वाली मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, और मेरे को जो ये बिल्डिंग का टॉप है ना, इस टॉप पे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको नाम दे दिया, ये बिल्डिंग है, वैसे ये कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, अगर आपको बिल्डिंग नहीं बोलना इसको, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने देखना है। अभी मैं यहाँ पे सीधी आइज तो अपनी कर ही नहीं सकती ऐसे, अगर मैं सीधा सीधा देखती जाऊँगी फिर तो मेरे को ऊपर दिखेगा ही नहीं। देखना तो मेरे को कहाँ पे है, टॉप पे देखना है। टॉप पे देखने के लिए मेरे को क्या करना होगा, अपनी जो आइज़ है उसको अप तो रोल करना ही होगा ना, ऊपर रोल करना होगा। ऊपर रोल करूँगी तो मेरी आइज़ ऊपर को फेस करके मैं ऊपर की तरफ देखूँगी। जब ऊपर की तरफ देखूँगी तो मेरी ये वाली चीज़ आएगी, मतलब अगर हम लाइन लगाएं यहाँ पे, लाइन ऑफ साइट करें, मतलब देखने की लाइन ये वाली होगी। क्लियर है ये वाली बात, क्योंकि अगर मैं सीधा देखूंगी तो ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। स्ट्रेट देखते हैं हम, जैसे हम करते हैं नेशनल एंथम में, बिल्कुल स्ट्रेट देखते हैं, फिर तो ये वाली ऐसे नज़र जाएगी मेरी, अब मेरी साइट ऐसे जाएगी। अगर मैं देखूं ऊपर देखना है तो आइज़ तो मैं ऊपर को रोल करूँगी ना, ऊपर को रोल करूँगी तो मेरी ये वाली लाइन आएगी। इसको हम बोलेंगे, जो हम ऊपर रोल करके टॉप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। और इसको क्या बोलेंगे, जब हम स्ट्रेट देख रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये दो चीज़ें समझ में आई, लाइन ऑफ साइट कैसे आया और हॉरिजॉन्टल लेवल कैसे आया। अभी जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल में जो आपका ये वाला एंगल दिख रहा है ना, ये वाला जो एंगल बनेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। हमेशा क्या बोलोगे कि जब भी हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनेगा जो, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आप इसको थीटा भी बोल सकते हो, नहीं तो एक बार के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन ही रहने दो। क्लियर हुई बात सबको। ये वाली तीनों की तीनों टर्म आई होप सबको समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी कुछ समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में पक्का बोल दिया करो, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, अभी इसके क्वेश्चन तो हम कल करेंगे, बट अभी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो टर्म्स आपके जानने के लिए ज़रूरी हैं, जिसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे, अगर आप स्टेटमेंट भी समझोगे तब भी ये वाली चीज़ें बीच में बोलेंगे वो, तो इसके बिना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें ज़रूरी है, पहले क्वेश्चन करने से पहले बेसिक ज़रूरी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो अपना, ये तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब भी हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बने उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आपके इस वाली चैप्टर में है
नेक्स्ट है एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मीनिंग वैसे ही क्या होता है, नीचे की ओर जाना, ग्राफ अपना एनर्जी भी नीचे की ओर ही जाती है सब कुछ, तो ऐसा ही ये है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, अगर मान लो कि मैं अभी बिल्डिंग नीचे से नहीं देख रही ऊपर को, मान लो मैं अभी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हूँ, ठीक है, ऊपर खड़े होके ये मेरी आईज़ है, फिर से यहाँ से मैं देखूँ तो मैं सीधा देख रही हूँ, बिल्कुल क्लियर है। अगर मेरे को अभी जो मेरा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई बॉल पड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे पड़ा हुआ है, अभी मेरे को इस ऑब्जेक्ट की तरफ देखना है, तो मैं कैसे देखूँगी, आईज़ को नीचे की तरफ रोल करूँगी और यहाँ पे ऐसे करके देखूँगी, ठीक है। अभी आपको इतना तो समझ में आ गया लाइन ऑफ साइट कौन सी होगी और हॉरिजॉन्टल लेवल कौन सा होगा, बताओगे क्या? चलो मैं बताती हूँ। अभी हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, यहाँ पे जो हम स्ट्रेट देख रहे हैं, ये तो बोलूँगी मैं हॉरिजॉन्टल लेवल, क्लियर हुआ। लाइन ऑफ साइट कौन सी बनेगी, जब मैं ऑब्जेक्ट की ओर नीचे देख रही हूँ आईज को रोल करके, ये बनेगी लाइन ऑफ साइट। अभी यहाँ ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, जब नीचे से ऊपर की ओर देखते थे तब तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता था। अभी यहाँ पे लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के लेवल के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, जब हम नीचे की ओर देख रहे हैं तब क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हुई बात, ठीक है। और यहाँ पे एक ना चीज़ और बतानी रह गई थी एंगल ऑफ एलिवेशन में, कि अगर मान लो आपको पूछा हो कि टावर की हाइट क्या होगी, या कोई भी ऑब्जेक्ट है ना इधर है तो उसकी जो हाइट है वो क्या होगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो जो मैन है ना, इसकी हाइट यहाँ से हॉरिजॉन्टल से हम ये वाली चीज़ ले रहे हैं बेस, मतलब अगर आप रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल के वैल्यू निकालोगे तो इतने की ही निकलेगी, सिर्फ इतने की, ठीक है। और अगर आपको कंप्लीट टावर की हाइट पूछी है ना, उन्होंने तो कंप्लीट टावर की पूछेंगे, तो आपको ये मैन की हाइट उसमें ऐड करनी पड़ेगी। ये मैन की हाइट ऐड करोगे इतनी, तो ये कंप्लीट टावर की हाइट बन जाएगी h, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये मत भूल जाना कि मैन की हाइट आपने ऐड करनी है जब भी आपसे टावर की हाइट पूछें। क्लियर हुई ये बात? बस आज के लिए इतना ही है जो इंट्रोडक्शन हमने इस चैप्टर की कर ली है। अब आगे आप मुझे बताओ कि आप क्वेश्चन आंसर चाहते हो जहाँ एक्सरसाइज के, या पहले एग्जाम्पल करें फिर क्वेश्चन आंसर करें, कि आप ट्राई कर लो तब तक, है ना। तो ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करके भी बताना मेरे को। अगर आप 10th क्लास के नहीं हो फिर ये वीडियो देख रहे हो, तो आपका जो भाई बहन या कोई भी फ्रेंड है वो 10th क्लास में है तो उसके साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।